नमस्कार साथियों, आज अपने शुरुआत करने वाले हैं कि भूगोल विषय के अंदर जो भी टॉपिक हैं वो नोट्स के माध्यम से आसान तरीके से अपने किस प्रकार से समझें। मेरे पास ये कुछ नोट्स हैं जिनको आधार मानकर अपने प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके सामने यहाँ पहला टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति। हम भूगोल में शुरुआत इसी टॉपिक से करते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति से। अब क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या करो। फिर अथवा में एक क्वेश्चन और लिखा है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी एक तारक परिकल्पना और द्वितारक परिकल्पना का विस्तार से वर्णन करो। कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक तारक या द्वितारक, यानी कि या तो एक तारा था या फिर दो तारे थे, इनसे संबंधित जितनी भी परिकल्पनाएं हैं सभी का हमने यहाँ पर वर्णन करना है। सबसे पहले अपने चर्चा कर लेते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो विचार आया था ये किसके मस्तिष्क में आया। तो फ्रांसीसी विद्वान थे कास्ते द बफन नामक फ्रांसीसी विद्वान थे, जिन्होंने 1749 के अंदर यानी 1749 के अंदर पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अपना मत दिया। इन्होंने जैसे ही अपना विचार रखा उसके बाद में यूँ मानो कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विचारों की बाढ़ सी आ गई। बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए, जिन्हें हमने दो भागों में बांट लिया, एक तारक परिकल्पना और द्वितारक परिकल्पना। एक तारा यानी कि सूर्य, यानी सूर्य जैसा एक तारा एक ही होगा तो उसे एक तारक में शामिल करेंगे। अगर तारे दो हैं या दो से अधिक हैं तो उसे अपने द्वितारक परिकल्पना में शामिल करेंगे। अब इसी का एक नवीन सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत, उसकी अपने आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अपने कुछ सामान्य परिचय के बारे में समझते हैं। आपके सामने है पृथ्वी सौरमंडल का सदस्य ग्रह है, यानी कि हम एक सौरमंडल के अंदर जो है वो हमारी पृथ्वी जो है एक सदस्य ग्रह है और इसका केंद्र भाग जो है वो सूर्य है। देखो सौरमंडल का आकार तस्तरी नुमा है, यानी कि एक तस्तरी जैसा ही है, ठीक है, जिसके मध्य में सूर्य स्थित है। तो केंद्र भाग में सूर्य है, उसके चारों ओर ग्रह चक्र लगाते हैं। इस सूर्य से हमारी पृथ्वी की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी यानी पृथ्वी से सूर्य जो है वो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेमी है। वैसे सामान्य रूप से सीधा लिखा होता है कि पृथ्वी का घनत्व 5.52, बस इतना ही। यानी कि जो घनत्व वो होता है वो जो ग्राम प्रति घन सेमी के अंदर ही मापा जाता है। हमारी पृथ्वी का यह है औसत घनत्व है, कितना, 5.52। अब कोई भी आप जैसे हमारी पृथ्वी का बिल्कुल टोटल एरिया जो है मेल्ट कर लिया जाए, आपस में उसको मिक्स कर दिया जाए और फिर उसमें से एक घन सेमी जो है उसमें से पदार्थ कहीं से भी बाहर निकाल लिया जाए, तो ये जो एक घन सेमी है इसके अंदर 5.52 ग्राम का वजन निकलने वाला है। तो इसका घनत्व कितना, यानी 5.52 ग्राम होगा इसका, किसका, इस घन सेमी का। तो ये कहलाएगा घनत्व। तो पृथ्वी के बाहरी भाग में घनत्व कम है, केंद्र की ओर बढ़ते हुए घनत्व भी बढ़ता जाता है। तो इस आधार पे हम इसका सामान्य घनत्व, औसत घनत्व 5.52 मानते हैं। अब आगे देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम परिकल्पना का प्रतिपादन, जैसे कि पहले ही हमने चर्चा कर ली है, कास्ते द बफन ने किया था। और कब, 1749 में। कास्ते द बफन ने फ्रांसीसी विद्वान थे, इन्होंने 1749 के अंदर पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी अपने विचार व्यक्त किए। तो सबसे पहले प्रथम प्रयास करने वाले व्यक्ति यही थे। उसके बाद में अन्य विद्वानों ने इस पर अपने मत दिए। इनके पश्चात अनेक परिकल्पनाओं का प्रतिपादन हुआ, जिन्हें दो वर्गों में हमने रखा है। एक तारक परिकल्पना, जिसे अपने अद्वैतवादी परिकल्पना भी कहते हैं, और दूसरा है द्वितारक परिकल्पना, जिसे अपने द्वैतवादी परिकल्पना कहते हैं।
जो एक तारक परिकल्पना है इसमें कोई भी द्वैत नहीं है, दूसरा नहीं है, इसलिए इसे अद्वैतवादी परिकल्पना कहते हैं। द्वितारक के अंदर इसे द्वैतवादी परिकल्पना कहते हैं क्योंकि इसमें कई अन्य सूर्य के अलावा भी तारे होते हैं। अब देखिए यहाँ अपने एक तारक परिकल्पना की बात करते हैं। इसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक ही तारे से मानी जाती है। इसे प्रमाणित करने के लिए अनेक विद्वानों ने जो है इसमें अपने मत प्रस्तुत किए हैं। बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने एक तारक परिकल्पना को अपने मत के अकॉर्डिंग माना है और उसमें एक ही तारा है। उनमें महत्वपूर्ण व्यक्ति है इमैनुअल कांट और लाप्लास। इमैनुअल कांट और लाप्लास। अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं इमैनुअल कांट की वायव राशि परिकल्पना की। आपके सामने है इमैनुअल कांट की वायव राशि परिकल्पना। गैसेज हाइपोथेसिस है ये, वायु पर गैस पे आधारित है ये। अब देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन विद्वान थे। इमैनुअल कांट कौन थे? जर्मन के निवासी थे। इन्होंने यानी कांट ने, और ये दार्शनिक थे, ठीक है, ये कांट ने 1755 के अंदर 1755 में सबसे पहले कास्ट-दे-बफन ने, आपको पता होगा, 1749 के अंदर अपना सिद्धांत दिया था। 6 वर्ष ही बीते थे, इन्होंने अपनी वायव राशि परिकल्पना का प्रतिपादन कर दिया जो न्यूटन के गुरुत्व आकर्षण नियमों पर आधारित थी। इनमें जो कुछ नियम थे वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम जो है उनको इन्होंने प्राथमिकता दी थी, आधार माना था। अब अपने यहाँ बात करते हैं। इन्होंने बताया कि प्राचीन काल में ब्रह्मांड के अंदर देव निर्मित आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे। यहाँ से परिकल्पना शुरू होती है कि सबसे पहले आप एक स्पेस मानिए, अंतरिक्ष मानिए। आप कल्पना कीजिए कि आप अंतरिक्ष को देख रहे हैं और फिर उसमें कुछ कण जो है वो बिखरे हुए मान लीजिए, ठीक है, कुछ कण जो है वो अंतरिक्ष में धूल के समान बिखरे हुए हैं, बड़े आकार के हैं, ठीक है। ये पदार्थ अत्यंत क्या थे? कठोर थे। ये बहुत ही सॉलिड थे, ठोस थे, कठोर थे, ठीक है। ये बहुत ही कठोर थे, शीतल थे यानी ठंडे थे। अब अंतरिक्ष में जब तक सूर्य का निर्माण नहीं होगा तब तक सामान्य ठंडा ही है सब कुछ, ठीक है। तो कठोर थे, शीतल यानी ठंडे थे, तथा गतिहीन थे यानी एक ही जगह पर स्टेबल थे यानी स्थिर थे। वो अपने स्थान से कहीं और विचरण नहीं कर रहे थे। तो आप यूँ समझो अंतरिक्ष में कुछ पदार्थ जो है वो कठोर थे, ठंडे थे और अंतरिक्ष में लटके हुए थे यानी एक स्थान के ऊपर यूँ तैर रहे थे अंतरिक्ष के अंदर। जिस प्रकार जल में कण जो है कुछ समय के लिए तैरता सा महसूस होता है, उसी प्रकार अंतरिक्ष में ये बिना गति के ही एक स्थान के ऊपर स्थिर आप मान लीजिए इन्हें, ठीक है। इन्होंने बताया। पुनः कांट ने मान लिया कि आपसी आकर्षण के कारण ये कण आपस में टकराने लगे। फिर क्या हुआ? ये जो कण थे, एक बार यहाँ आप देख लीजिए, ये मान लीजिए ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर अंतरिक्ष है और यहाँ पर ये क्या है? कण है। अंतरिक्ष में ये जो कण थे ये क्या थे? कठोर थे, सॉलिड थे, ठीक है। ये क्या थे? कठोर थे, ठंडे थे और एक ही स्थान के ऊपर स्थिर थे, स्टेबल थे। अब ये इनमें क्या हुआ? आपसी आकर्षण की वजह से इनमें एक दूसरे की तरफ क्या हुआ? आकर्षण बल पैदा हुआ, ठीक है। अब देखिए आपस में टकराने लगे, ये आपस में आकर टकराने लगे, ठीक है। और इन टकराने की वजह से यानी परिणाम स्वरूप इनमें ताप और भ्रमण गति का जन्म हुआ। अब ताप, जब कोई पत्थर आपस में आकर, ठोस पदार्थ आपस में आकर टकराते हैं तो उनमें गर्मी यानी गर्म हो उठते हैं, उष्मा पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें ताप आ गया। क्या आ गया? गर्मी आ गई, उष्मा आ गई। इनमें ताप तथा भ्रमण गति यानी कि घूमने लगे। ये जो है कण आपस में टकराए और गर्म हुए और घूमने लगे, यानी कि इनमें ताप आ गया और ये भ्रमण गति का इनमें जन्म हुआ। ताप में लगातार वृद्धि होती गई, पदार्थ आपस में टकराते गए और तापमान भी लगातार बढ़ता गया और बढ़ता गया और समस्त पदार्थ जो है वायव राशि में परिवर्तित हो गया। अब पहले जो बिल्कुल पदार्थ ठंडे थे, ठोस थे और गतिहीन थे यानी एक स्थान के ऊपर स्टेबल थे, उसके बाद में कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई कि इनमें आपस में जो है ये एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए और टकराने लगे। आपको पता है जब कण आपस में टकराएंगे तो इनका आकार बढ़ेगा, जब आकार बढ़ेगा तो इनकी ग्रेविटी भी और ज़्यादा बढ़ेगी और ये दूर तक पदार्थों को अपने बीच में खींचकर ले आएंगे।
जिसकी वजह से में और भी आकर जो पदार्थ है वो टकराने लगेंगे, जिसकी वजह से ये पदार्थ जो है ये ठोस से किस में बदल गया, वायु राशि में बदल गया। इसमें गति आ गई, ये गर्म हो गया और ये वायु राशि में बदल गया। अब इसे आप बादल का पुंज सा मानो जिसमें ठोस कण भी अंदर तैर रहे हैं। ठीक है, जिससे निहारिका का जन्म हुआ। ठीक है, निहारिका ताप के जन्म के पश्चात घूमने लगी। निहारिका, अब इनमें गति आ गई थी कणों में, तो ये घूमने लगे, तो ये निहारिका भी क्या हुई, घूमने लग गई। उसके आकार में वृद्धि होने लगी। जब कोई वस्तु घूमती है तो आकार बढ़ता है। अब ऐसे ही अन्य पदार्थ उसमें आकर आकर्षण की वजह से उसमें टकराने लगे, आकार इसका और भी ज़्यादा बड़ा होता गया। निहारिका अतिरिक्त और गति से घूमने लगी। जब आकार बड़ा होता गया तो कांट महोदय ने कहा कि आकार बढ़ते आकार के साथ में इसकी गति में भी तीव्रता आने लगी। पहले जो मंद गति से घूम रहे थे, अब वो कणों के टकराव की वजह से उसमें गति बढ़ती गई, आकार उसका बड़ा होता गया और ज़्यादा तेज निहारिका अपने ही स्थान पे घूमने लगी। परिणाम स्वरूप केंद्र अपसारी बल, जो केंद्र से बाहर की ओर काम करता है ना, के प्रभाव से निहारिका के मध्य भाग से उभार आने लगा। अब मान लीजिए ये निहारिका थी। ठीक है, ये निहारिका थी जो तीव्र गति से क्या कर रही थी, घूम रही थी, अपने ही स्थान के ऊपर क्या कर रही थी, घूम रही थी। आकार इसका धीरे धीरे बढ़ता गया। ठीक है, आकार बढ़ता गया, गति बढ़ती गई। गति बढ़ने की वजह से इसके अंदर एक, पहले तो क्या होता है, केंद्र की तरफ यानी कण जो होते हैं वो बिना गति के होते हैं, तो केंद्र से चारों ओर पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इसमें कण टकराते हैं। लेकिन जब कोई अत्यधिक गति से पत्थर या अन्य पदार्थ घूमते हैं, जैसे एक पानी में बॉल को आप डुबोइएगा और उसे बाहर निकालिएगा और फिर उसे घुमाइएगा, जैसे आप उसे घुमाओगे तो घुमाते समय केंद्र अपसारी बल काम करता है, जिसकी वजह से ये पानी के छिंटे बाहर दूर की तरफ जाकर गिरते हैं। तो जब किसी गोल वस्तु को घुमाया जाता है तो उसमें एक बल काम करता है जो केंद्र से विपरीत होता है। उस विपरीत बल की वजह से केंद्र से बाहर की ओर पदार्थ जाने लगते हैं। अब आगे देखिए, इसी क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण पदार्थ से, अब देखो यहाँ उभार आने लगा। यहाँ देखो आप एक बार, परिणाम स्वरूप केंद्र अपसारी बल के प्रभाव से निहारिका के मध्य भाग में क्या होने लगा, उभार आने लगा। मध्य भाग जो है इसमें, यहाँ इसमें क्या हुआ, उभार आने लगा। आप देख सकते हैं स्थान के ऊपर यहाँ, तो ये मध्यवर्ती भाग है। जब कोई वस्तु घूमती है तो यहाँ उभार आता है। ठीक है, तो ये अंदर से गैसीय थी तो इसमें उभार आने लगा और इस क्रिया की तीव्रता बढ़ने लगी। इस क्रिया की तीव्रता बढ़ने लगी यानी गति और भी बढ़ने लगी, जिसके कारण पदार्थ का एक छल्ला निहारिका से बाहर निकल गया। अब इस पूरे सर्किल, ये जो बाहर की तरफ सर्किल था, ये पूरा का पूरा, जिस प्रकार आप देखते हो ना, शनि के चारों ओर, शनि ग्रह प्लैनेट के चारों ओर जो है वो एक छल्ला बना हुआ है, ये छल्ला इसमें से बाहर अलग हो गया। समझ रहे हो, ये इसमें से बाहर अलग हो गया। ठीक है, बाहर निकल गया। इसी प्रकार पुनरावृत्ति के कारण पदार्थ से 9 छल्ले जो है, पदार्थ के 9 छल्ले जो है निहारिका से अलग हुए। पहले एक छल्ला था जो अलग हुआ, ऐसे ही पुनरावृत्ति बार बार हुई, जिसकी वजह से इससे 9 छल्ले जो है बाहर आ गए। ये जो 9 छल्ले थे, अब जैसे मान लो ये एक छल्ला हो गया यहाँ से, इसमें दूसरा छल्ला, तीसरा छल्ला, चौथा छल्ला, इसमें से बाहर आते रहे छल्ले, लगातार इसमें से बाहर आते गए छल्ले, इसमें से बाहर आते गए, लगातार ये घूमता गया और इसमें से छल्ले बाहर आते गए। जिस प्रकार एक दीपावली पर एक चक्कर-नुमा जो है होता है चक्रीय आग जलाने पर, तो उसी सर्कल की टाइप जो है इसमें से भी, उसमें भी जो रिंग बाहर निकलते हैं जलते हुए, प्रकृति में एक ही नियम काम करता है लगभग। तो ये जोर से घूम रहा था, इसमें से भी कुछ रिंग बाहर निकले। बाद में ये जो रिंग थे ये संगठित हो गए। कितने निकले थे? 9 निकले थे। बाद में ये क्या हुए? संगठित हो गए। ये अंदर संगठित हो गए, एक दूसरे से संगठित हो गए, एक दूसरे से नहीं, अपने ही स्थान के ऊपर क्या हो गए? घनीभूत हो गए, संगठित हो गए, जिसकी वजह से ग्रहों का निर्माण हो गया।
कांट महोदय ने जो परिभाषा दी है उन्होंने 9 बार छल्लों का अलग होना बताया, क्योंकि उस वक्त जो है 9 ग्रहों प्रमाणित 9 ग्रह थे। ठीक है, अब एक ग्रह जो है प्लूटो, जिसे बाहर निकाल दिया गया है ग्रहों की श्रेणी से, उससे पहले 9 ग्रह थे। ठीक है, ये छल्ले बाद में क्या बन गए, 9 ठोस ग्रहों यानी पदार्थों के पिंड बन गए। मौलिक निहारिका का अपशिष्ट भाग सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। ये जो बचा हुआ भाग था ये आज भी आपके सामने है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, सूर्य, और ये इसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह बन गए। अब जब भी कोई व्यक्ति अपना सिद्धांत देता है, विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए थे, तो उसके बाद में कुछ व्यक्तियों ने, विद्वानों ने उनकी आलोचना भी की। इतना शुरुआती समय था विचारों का, तो वाजिब है कि कोई न कोई कमी उसमें ज़रूर मिलेगी। तो इन्होंने आलोचना भी सही है। आलोचना में देखिए सामने आपके फर्स्ट नंबर है, आद्य पदार्थों के आपसी टकराव से पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती। कांट महोदय ने क्या कहा था कि जब कण आपस में टकराए तो उसमें ऊष्मा पैदा हुई, और पूरी की पूरी जो ठोस अवस्था है वो बदल गई किसमें, गैसीय अवस्था में। ऐसा संभव नहीं है। इन्होंने क्या कहा, ऐसा संभव नहीं है। आद्य पदार्थों के आपसी टकराव से पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती, यानी कि इतनी ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती कि पूरा ठोस जो पदार्थ है वो गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर देखो, कणों के टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती। अब इन्होंने आलोचना की है कि कांट महोदय ने बताया कि कण आपस में टकराए थे तो वो घूमने लगे थे, उनमें भ्रमण गति आ गई। कौन सी गति, भ्रमण गति आ गई, वो घूमने लगे। लेकिन कणों के आपसी टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती। कणों के आपसी टकराव से बस आपस में 2 कण आके टकराएंगे और वहीं पर पहले भी स्थिर थे तो अभी भी वो स्थिरता रखेंगे। ऐसे नहीं कि वो घूमते रहेंगे, ऐसा नहीं है। फिर थर्ड नंबर है आलोचना में, आकार में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि नहीं हो सकती। जब कोई वस्तु घूम रही है पहले से ही, अगर उसका आकार और बड़ा होता जाए तो इन्होंने बताया कि कांट महोदय ने कि उसकी गति भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन ये नियम के विरुद्ध है। जब किसी गोल घूमती हुई वस्तु का आकार अगर छोटा कर दिया जाए तो उसकी गति बढ़ती है, न कि बड़ा करने पर। जब किसी वस्तु के अंदर घूमती वस्तु के अंदर पदार्थ और मिला दिया जाता है तो उसका आकार बड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी गति धीमी हो जाती है। तो सबसे पहले जो है फ्रांसीसी विद्वान कास्ट द बफन ने 1749 के अंदर जो है अपनी परिकल्पना दी थी। उसके बाद में इमैनुअल कांट ने वायुराशिक परिकल्पना 1755 यानी कि 1755 के अंदर दी थी। इसी आलोचनाओं पर आधारित एक नई परिकल्पना सामने आई, लाप्लास महोदय की निहारिका परिकल्पना। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के नाम से इसे जाना जाता है। आप देख सकते हैं इसमें फ्रांस के रहने वाले थे। देखिए, फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने अपना मत 1796 के अंदर दिया। वो 55 के अंदर, ये लगभग 45 साल बीतने के बाद में इन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया था। 1796 के अंदर इन्होंने अपना जो सिद्धांत यानी परिकल्पना है, अपने विचार हैं दिए, जिसका वर्णन इन्होंने अपनी इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, नाम है एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम यानी कि विश्व स्थिति की जो पूर्व अवस्था है उस पे आधारित ये इनकी बुक्स है। इसी में इन्होंने जो है इस परिकल्पना को समझाने का प्रयास किया है। लाप्लास ने जो है वो कांट की कुछ गलतियों को दूर करके अपना संशोधित विचार दिया। इन्होंने कहा कि कांट ने कुछ गलतियां की है और मैं उन गलतियों को दूर करके अपना विचार दे सकता हूं। कांट की परिकल्पना में 3 दोष थे, जिससे पता चलता है कि इसमें कुछ कमियां थी। आलोचना के रूप में ये आपके सामने थे। क्या दोष थे? आद्य पदार्थों के कणों के टकराव से पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती, कि जो आद्य पदार्थ है यानी कि देव निर्मित पदार्थ थे अंतरिक्ष के अंदर, वो आपस में टकराएं तो उनसे इतनी ऊष्मा पैदा नहीं हो सकती। दूसरा, इतनी ऊष्मा पैदा नहीं हो सकती कि आज तक वो सूर्य के रूप में ही उनका अवशिष्ट भाग घूमता रहे और उससे ग्रहों का निर्माण हो जाए, वो गैसीय अवस्था में बदल जाए, ऐसा कुछ नहीं। सेकंड नंबर देखो, कणों के टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती। कण आपस में टकराएंगे तो स्थिर हो जाएंगे, गति पैदा नहीं होगी कि वो भ्रमण करने लगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा।
थर्ड नंबर, आकार में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि नहीं हो सकती। इन तीनों जो दोष थे उनको इन्होंने सही करके और दूर करके इन दोषों को और अपनी परिकल्पना दी, जिसमें आप देखिए सामने आपके प्रथम समस्या यानी कि निहारिका के ताप की समस्या थी कि कण आपस में टकराए जिससे ऊष्मा पैदा हुई। तो इन्होंने मान लिया कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक विशाल तप्त निहारिका थी, कि ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में पहले से ही एक निहारिका थी जो कि गर्म थी। ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो कैसे आपस कण वगैरह टकराए या ऊष्मा पैदा हुई। इन्होंने वहीं से शुरुआत की, कहा कि अंतरिक्ष में पहले से ही एक विशाल तप्त यानी गर्म निहारिका थी। सेकंड नंबर, यह निहारिका प्रारंभ से ही गतिशील थी। उन्होंने क्या कहा था, कांट ने कहा था कि कण आपस में टकराई और गति पैदा हुई, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि यह निहारिका प्रारंभ से ही क्या थी, गतिशील थी। तो दूसरी समस्या भी हल हो गई। थर्ड नंबर, यह निहारिका निरंतर शीतल होकर आकार में सिकुड़ती गई। ये निहारिका जो है ये आकार में सिकुड़ रही थी क्योंकि ये शीतल हो रही थी, ठंडी हो रही थी। यानी कि उन्होंने क्या कहा था, उसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। वो बढ़ते पदार्थों बढ़ते भाग की गति भी बढ़ रही थी। तो बढ़ती हुई निहारिका उसमें वायु राशि की भी गति बढ़ रही थी, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ये पहले से ही क्या थी, तब थी, लेकिन अब ये शीतल हो रही थी, ठंडी हो रही थी और इसके आकार में क्या हो रही थी, छोटी हो रही थी, सिकुड़ रही थी। अब आकार में छोटी होगी तो गति बढ़ेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन्होंने बताया इनको आधार मान के कि ब्रह्मांड में एक गतिशील और गर्म यानी तप्त महापिंड था। ब्रह्मांड में पहले से ही एक घूमती हुई यानी गतिशील और तप्त यानी गर्म एक महापिंड था, बहुत विशालकाय जो है पिंड था। ठीक है, जिसे लाप्लास महोदय ने निहारिका कहा। क्या कहा, निहारिका। निहारिका की गति के कारण विकिरण यानी कि गति, जब कोई वस्तु किसी को अपने ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, किसी गर्म वस्तु को क्या करते हैं, हिलाते हैं, घुमाते हैं। इन्होंने भी ऐसा ही कहा कि जो पहले से गर्म थी, ठीक है, कि निहारिका की गति के कारण विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास होने लगा, यानी कि उसमें से ऊष्मा निकलने लगी। क्यों? क्योंकि उसमें गति थी। गति के कारण तीव्रता से विकिरण हुआ, यानी कि उसमें से ऊष्मा बाहर निकलने लगी, जिस कारण बहिर्भाग शीतल हो गया। अब बाहर का खोल था, सबसे बाहरी भाग जो होता है, कवर जो है, सबसे पहले ठंडा होता है। जिस प्रकार एक टिफ़िन में रखा हुआ खाना, टिफ़िन जो है उसकी ऊष्मा आप देखो बाहर से ठंडा होता है, टिफ़िन अंदर से गर्म होता है। ऐसे ही किसी भी वस्तु का आप उदाहरण ले सकते हो, जब उसे गर्म कर दिया जाता है, ठीक है, कोई भी वस्तु को, तो उसे बाद में शीतल करने के लिए छोड़ते हैं, तो उसका पहले बाहरी भाग क्या होता है, ठंडा हो जाता है, उसके बाद में धीमे धीमे अंदर से ठंडा होता है। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि उसी कारण क्या हुआ, जिस कारण क्या हुआ, बहिर्भाग यानी बाहरी भाग शीतल होने लगा और निहारिका संकुचित होने लगी। निहारिका अपने आकार में क्या हुई, छोटी होने लगी। आकार और आयतन में क्या हुआ, कमी हुई। आकार भी छोटा हुआ, आयतन भी कम हुआ। ठीक है, इसकी कमी से निहारिका की गति बढ़ गई, यानी आकार छोटा हुआ, आयतन में कमी हुई और इसकी कमी के कारण क्या हुआ, निहारिका की गति जो है वो बढ़ती गई और बढ़ती गई, लगातार बढ़ती गई। जब निहारिका पहले से ही घूम रही थी, आकार छोटा होने लगा, तो इसकी गति और भी ज़्यादा बढ़ गई। बाहरी खोल ठंडा था तो ये और तीव्रता से घूमने लगी। अत्यधिक गति के कारण केंद्र अपसारी बल, अब केंद्र अपसारी बल काम करेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ मान लो यहाँ पर ये घूम रही है, ठीक है, जिसकी वजह से अब इसमें केंद्र अपसारी बल काम करेगा। क्या काम करता है, केंद्र से बाहर की तरफ, ठीक है, केंद्र से बाहर की तरफ केंद्र अपसारी बल ने काम करना शुरू कर दिया। केंद्र अपसारी बल में बढ़ोतरी हुई तथा निहारिका का मध्यवर्ती भाग भारहीन होकर बाहर की ओर उभरने लगा। अब अंदर से जो भाग था उसका, उस घूमने की वजह से बाहर की ओर उभरने लगा। बाहरी भाग शीतल होने के कारण घना हो गया, परंतु यह ऊपरी भाग निचले भाग के साथ में भ्रमण न कर सका। अब अंदर का भाग क्या हो गया, तरल था, बाहरी भाग क्या था, ठोस था। अब अंदर से बाहरी भाग की तरफ क्या आ रहे थे, पदार्थ आ रहे थे, जिन्होंने इसको और भी क्या कर दिया, ठोस भाग को, बाहरी भाग को घना कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, केंद्र अपसारी बल तो काम कर ही रहा था, तो ये पदार्थ ठोस हो गया और भारहीन हो गया। अब
बाहरी थी, इसका इस बाहरी खोल यानी कि इस एक रिंग का बाहरी खोल के रूप में ये जो रिंग बनेगा, इस रिंग का इससे अलग होने का। अब देखो बाहरी भाग शीतल हो गया, घना हो गया, परंतु यह ऊपरी भाग निचले भाग का साथ नहीं दे सका। अंदर का भाग घूम रहा था, बाहरी भाग अब धीमे पड़ने लगा, धीमा होने लगा, भ्रमण नहीं कर सका और यह ऊपरी भाग निरंतर शीतल होते और सिकुड़ते भाग मध्य भाग से क्या हुआ, छल्ले के रूप में अलग हो गया। अब ये जो भाग था बाहरी भाग, ये अंदरूनी भाग जो है उसका साथ नहीं दे सका, एक छल्ले के रूप में उससे अलग हो गया। यह गोल छल्ला यह गोल छल्ला निहारिका से अलग होकर निहारिका के ही चक्कर लगाने लगा। ग्रेविटी से बाहर नहीं जाता, ठीक है। गोल वस्तु घूमती है तो अंतरिक्ष के अंदर उसी पिंड के चारों ओर घूमने लग जाती है। किसके कारण? उस आकर्षण शक्ति के कारण जो उस मुख्य पिंड के अंदर है। निहारिका के चक्कर लगाने लगा। बाद में यह छल्ला 9 छल्लों में विभाजित हो गया। प्रत्येक छल्ले के समस्त पदार्थ का एक स्थान पर गांठ के रूप में इकट्ठा होने से क्या बना? गर्म राशि ग्रंथि के रूप में बदल गया। अब कांट ने क्या कहा था यहाँ कि 9 छल्ले अलग हुए थे, निहारिका से 9 छल्ले अलग हुए थे, यहाँ सिर्फ एक ही छल्ला अलग हुआ था और बाद में वो छल्ला जगह जगह से क्या हुआ? खंडित हुआ, अलग हुआ, टूटा और फिर 9 छल्लों में विभाजित हो गया। ये जो मुख्य राशि परिकल्पना यानी कि जो निहारिका थी उसमें से एक ही छल्ला अलग हुआ, फिर वो छल्ला 9 भागों में विभाजित हुआ, टूट गया। प्रत्येक छल्ले का जो पदार्थ था वो एक स्थान के ऊपर क्या है? गांठ के रूप में एकत्रित हो गया। छोटे छोटे पिंड बन गए, यूँ मानो, ठीक है, छोटे छोटे पिंड बन गए, एकत्र होकर गर्म वायु राशि के रूप में बदल गया। अब यहाँ पर गर्म वायु राशि का जन्म हो चुका था, क्योंकि वो छोटे छोटे जो पिंड थे अब वो फिलहाल उसी से अलग हुए थे, हाल ही में अलग हुए थे, इसलिए वो गर्म थे और वायु राशि की तरह ही थे, ठीक है। इसमें ठोस पदार्थ कुछ था, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हुए? ग्रंथि के रूप में आपस में जुड़ गई, ठीक है। एक ग्रंथि का निर्माण हुआ, एक छोटे पिंड का निर्माण हुआ, 9 ऐसे पिंडों का निर्माण हुआ और आगे चलकर शीतल होकर ठोस बनकर, मतलब ठोस बन गई वो और ग्रहों का निर्माण हुआ। आगे चलकर वही पिंड जो है वो धीरे धीरे ठोस हो गए और वो ग्रह बन गए और इस निहारिका के चक्कर लगाने लगी। इस प्रकार 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। निहारिका का अपशिष्ट भाग सूर्य बना। अब जो निहारिका का जो बचा हुआ भाग था, जिसको पहले हमने वायु राशि में बचाया था, उसको सूर्य बनाया था, अब इस निहारिका में से जो शेष भाग बचेगा उसको अपने क्या कहेंगे? सूर्य कहेंगे। अब बात आती है द्वितारक परिकल्पना की। पहले क्या था? एक तारक परिकल्पना थी, जिसमें इमैनुअल कांट महत्वपूर्ण थे और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना महत्वपूर्ण थी। अब हम बात करने वाले हैं जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। इससे पहले चैम्बरलेन की परिकल्पना भी 1905 के अंदर आई थी, लेकिन यहाँ पर जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना द्वितारक के अंदर अपने एक ही करेंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना अंग्रेज विद्वान सर जेम्स जीन्स ने 1919 में, तो उससे पहले आपको पता ही है कि हमने अभी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना पढ़ी जो 1796 के अंदर इन्होंने दी थी, तो उसके लगभग 100 वर्षों तक उनका ही प्रभुत्व रहा। फिर 1905 के अंदर इन्होंने चैम्बरलेन ने अपनी परिकल्पना दे दी। फिर उनके 15 वर्ष बाद में, 14-15 वर्ष बाद में जेम्स जीन्स ने अपनी ज्वारीय परिकल्पना दे दी। और जेफरीज नामक विद्वान से इन्होंने, देखो, अंग्रेज विद्वान सर जेम्स जीन्स ने 1919 में ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया और जेफरीज नामक विद्वान ने 1929 के अंदर, 1929 के अंदर इन्होंने इसमें क्या किया? संशोधन किया। तो दोनों की परिकल्पना मानी जाती है ये, ठीक है। ये परिकल्पना कुछ कल्पित तथ्यों पर आधारित थी। अब बहुत सारे तथ्य जो थे जो इन्होंने क्या करी थी, उसकी कल्पना करी थी। क्या कहा था? देखिए, सौरमंडल का निर्माण सूर्य से तथा एक अन्य तारे के सहयोग से हुआ है। जहां हम क्या करने वाले हैं? द्वितारक परिकल्पना, ठीक है, द्वैतवादी परिकल्पना। इसमें 2 तारे होंगे, एक तारा अपना सूर्य होगा, एक अन्य तारा होगा, ठीक है। तो सौरमंडल का निर्माण सूर्य से हुआ है और एक अन्य तारे के सहयोग से हुआ है। प्रारंभ में सूर्य गैस का बहुत बड़ा गोला था। सूर्य के साथ ही ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय तारा था। तो इन्होंने सेकंड नंबर क्या लिखा? प्रारंभ में सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा गोला था, आकार में बहुत बड़ा था, जो आज वर्तमान में उससे बहुत बड़ा था, ठीक है।
फिर इन्होंने लिखा कि सूर्य के साथ में ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय तारा था। सूर्य था और उसके साथ में दूसरा उससे भी ज़्यादा विशालकाय, सूर्य से भी ज़्यादा विशालकाय था। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था, यानी सूर्य जो है वो ऐसे नहीं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे कहीं जा रहा हो, ठीक है, वो अपनी जगह पे स्थिर था। सेकंड नंबर, इससे अगला नंबर, साथी तारा एक पथ के सहारे इस तरह घूम रहा था कि वह सूर्य के निकट आ रहा था। साथी तारा जो था वो एक पथ के सहारे, हर ग्रह का एक पथ होता है, एक पिंड का एक पथ होता है अंतरिक्ष के अंदर जिसका वो अनुसरण करता है। तो ये जो तारा था साथी तारा वो सूर्य की ओर आ रहा था क्योंकि उसका पथ उस सूर्य के पास से निकल रहा था। अब पास आते हुए तारे द्वारा ज्वारीय शक्ति का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ा। अब आकार में बहुत बड़ा था, वो आकार में दूसरा साथी तारा बहुत बड़ा था जिसका प्रभाव किस पे पड़ा, सूर्य के बाहरी भाग पर पड़ा। अब देखो इसी को अपने वर्णनात्मक करेंगे, ठीक है। ये 6 बिंदु थे जो इन्होंने अपनी कल्पना पे आधारित माने थे, ठीक है, कल्पना में ये 6 बिंदु मान लिए थे। अर्थात साथी तारा एक निरंतर एक पथ के सहारे सूर्य की चारों, यहाँ देखिए, साथी तारा निरंतर एक पथ के सहारे सूर्य की ओर अग्रसर हो रहा था, यानी कि वो लगातार सूर्य की तरफ आ रहा था क्योंकि उसका पथ यानी मार्ग वहीं से था, जिस कारण साथी तारे की आकर्षण शक्ति द्वारा सूर्य की सतह पर ज्वार उत्पन्न होने लगा। अब जैसे जैसे नज़दीक आया सूर्य की सतह से जो है वो ज्वार पैदा होने लगा, बाहर की तरफ उभार आने लगा। जिस प्रकार पृथ्वी के निकट चंद्रमा के आने से महासागरों में ज्वार उत्पन्न होता है, वैसे ही विशालकाय तारा सूर्य के पास आता गया और उसकी आकर्षण शक्ति का प्रभाव सूर्य की सतह पर बढ़ने लगा, लगातार नज़दीक आता गया और आकार जो उभार है वो और भी होता गया क्योंकि आकर्षण शक्ति बढ़ती गई। जब अत्यधिक निकट आ गया तो सूर्य की सतह से हजारों किलोमीटर लंबा सिगार के आकार का एक पदार्थ यानी एक भाग, जिसे अपने फिलामेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, ज्वार के रूप में बाहर आ गया। ये उभार आ रहा था बाहर, जो नाम था उसका फिलामेंट, सिगार की जैसी आकृति थी और ये सूर्य से बाहर आ गया। जेम्स के अनुसार आने वाला तारा सूर्य के मार्ग पर नहीं था, यानी सूर्य से थोड़ा साइड में से होकर, पास से होकर निकलने वाला था, अतः यह सूर्य से आगे बढ़ने लगा। इस प्रकार तारे के दूर निकल जाने के कारण फिलामेंट तारे के साथ नहीं जा सका और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। वो जो तारा था वो उसकी गति ज़्यादा थी और जो सूर्य से फिलामेंट अलग हुआ था उसके साथ नहीं जा पाया। सूर्य से निकला ज्वारीय पदार्थ अधिक लंबा था, जिसका मध्य भाग मोटा और किनारों से वो क्या था, पतला था। दोनों किनारे उसके क्या थे, पतले थे। धीरे धीरे फिलामेंट शीतल होकर टुकड़ों में विभाजित हो गया और प्रत्येक भाग घनीभूत होकर ग्रह का रूप उसने ले लिया। अब अपने इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जेम्स की ज्वारीय परिकल्पना, इन्होंने अपनी परिकल्पना जो है 1919 में दी और जेफ्रीज नामक विद्वान ने 1929 में इसमें संशोधन कर दिया। अब हुआ क्या कि पहले से ही सूर्य जो था अपना ये था मौजूद था, बस आकार में थोड़ा बड़ा था। आकार में क्या था, ये थोड़ा बड़ा था, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा विशालकाय था। तो वो क्या था, तारा था। क्या था, एक अन्य तारा था। अन्य जो तारा था ये आकार में बहुत बड़ा था, आकार में बहुत बड़ा था एक अन्य तारा। ये सूर्य की ओर क्या कर रहा था, आ रहा था, लगातार आ रहा था। इसका पथ सूर्य के पास से होकर जाना था, इसका पथ जो है सूर्य के पास से होकर इसने निकलना था। जैसे जैसे ये साथी तारा जो आकार में बहुत बड़ा था सूर्य की ओर बढ़ा तो सूर्य के बाह्य भाग पर इस पर एक ज्वार उत्पन्न हुआ। जब ये साथी तारा यहाँ पर आया, इस स्थान के ऊपर आया, तो ये आकार इसका बहुत, किसका, फिलामेंट का आकार बढ़ गया, फिलामेंट इससे बाहर आने लगा। जब ये और नज़दीक आया तो फिलामेंट, जब ये यहाँ से पास से गुजरा तो ये फिलामेंट इसे टूट कर क्या हुआ, अलग हो गया। क्या हो गया, अलग हो गया। अब ये फिलामेंट इसके साथ नहीं जा सका, किसके साथ, साथी तारे के साथ नहीं जा सका, क्योंकि साथी तारा जो है वो गति में था, बहुत ज़्यादा तीव्रता से जा रहा था आगे की ओर, और ये फिलामेंट अलग होकर सूर्य के प्रभाव क्षेत्र में ही रह गया। अब ये साथी तारा तो बहुत दूर चला गया, दोबारा कभी दिखा भी नहीं, लेकिन सूर्य से ये जो फिलामेंट जो बीच से क्या था, मोटा था और किनारों से क्या था, पतला था,
ये फिलामेंट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। धीरे धीरे ये शीतल हुआ, शीतल होकर इसमें क्या हुई, क्रैकिंग आ गई और अन्य अन्य ग्रहों का इसका निर्माण हुआ। इसी से ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है। और ये बताते हैं कि आज भी बृहस्पति केंद्र में है और किनारों से पतले यानी छोटे ग्रह हैं। तो फिलामेंट का जो रूप है वो इसी आधार पर बनाया गया है। तो इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया, लेकिन आलोचना इनकी भी हुई, आलोचना इनकी भी हुई। कहा विद्वानों ने कि अंतरिक्ष में तारों के बीच पारस्परिक दूरियां बहुत अधिक है, अतः उनका इतना निकट आना संभव ही नहीं है। आलोचना में क्या कहा कि जैसे हमारा ये सूर्य है, जिसको अपने क्या कहते है, तो ये तारा जिसमें प्रकाश होता है, उष्मा होती है, वो तारा होता है। हमने इसका नाम रखा है सूर्य। तो ऐसा दूसरा तारा जो है इस सूर्य के नज़दीक ही नहीं है, बहुत दूरी पर है, उसका निकट आना संभव नहीं है। फिर इन्होंने क्या आलोचना की, सूर्य से अलग हुआ, सूर्य से अलग हुआ गैसीय फिलामेंट का शीतल होकर ग्रहों में बदल जाना संभव नहीं है, बल्कि इतने उच्च तापमान वाली स्थिति के कारण उसे अंतरिक्ष में ही विलीन हो जाना चाहिए था। कि अगर वो वायु राशि जैसी कंडीशन रखता है, यानी गैसीय फिलामेंट है, तो वो ग्रहों में बदल नहीं सकता, ठीक है। इतना ज़्यादा गर्म था वो कि वो अंतरिक्ष में ही विलीन हो जाता, अंतरिक्ष में चला जाता, ठीक है। तो इसके चक्कर नहीं लगाता, तो गैसीय अवस्था में था, ठीक है। मेन बात यही है। फिर देखिए रसेल के अनुसार, एक राइटर थे रसेल, उन्होंने भी कहा है कि सौर परिवार के बराबर आकार वाला फिलामेंट सूर्य से अलग होना संभव ही नहीं है, कि सूर्य से इतना बड़ा फिलामेंट अलग हो कि जिससे ग्रहों का निर्माण हो। और वर्तमान में ग्रहों का आकार तो देखो कि आकार इतना बड़ा है कि सूर्य से उसका सभी को मिलाकर आपस में, जितने भी ग्रह हैं सभी को मिलाकर आपस में आकार इतने बड़ा हो जाएगा कि वो इतना बड़ा भाग सूर्य से अलग होना संभव सा नहीं लगता। 4th नंबर देखो, यदि साथी तारा अपने मार्ग में, यदि साथी तारा अपने मार्ग में घूम रहा था तो वो दोबारा सूर्य के निकट क्यों नहीं आया। अगर उसका पथ यही था, अगर उसका पथ सूर्य के पास से था, तो वो कहीं ना कहीं घूम कर दोबारा कभी न कभी तो सूर्य के पास दोबारा आता, तो वो दोबारा क्यों नहीं आया। तो इनके जवाब जेम्स महोदय के पास नहीं थे। आज हम इतना ही करने वाले हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।